टारगेट सैल्यूट गाइस, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, द दिल्ली सुल्तान्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जैसा कि आपको याद होगा हमने इसको बहुत सारे ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया था, जिससे आप इस चैप्टर को ज्यादा अच्छे से समझ सकें। मैनेजमेंट ऑफ द एम्पायर पढ़ रहे थे और इसको भी हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिससे हम ये समझ पाए कि वो अपने एम्पायर को कैसे मैनेज करें। उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट से। दिल्ली सुल्तान्स अपने एम्पायर को इकोनॉमिकली कैसे मैनेज करते थे। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था अंडर एक्सपेंशन कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो जो मेन सिटीज कंट्रोल करते थे, उसके अराउंड जो हिंटरलैंड्स थे, दिल्ली सुल्तान्स ने उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो इन हिंटरलैंड्स में कंट्रोल करने से पहले वहां कौन रूल करता था? जो लोकल लैंडेड चीफटेन्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिनको समानता एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, पहले इनका रूल था वहां पे। फिर दिल्ली सुल्तान्स ने जब हिंटरलैंड्स को अपने अंडर में ले लिया, उसके बाद अब ये जो समानतास थे ये भी दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में आ गए और इन्होंने भी दिल्ली सुल्तान्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बात सिर्फ अथॉरिटी पे आके नहीं खत्म होती। अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में, जो आपको मालूम है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिल्ली सुल्तान थे, इनके अंडर में ये जो लैंड्स थे, इसका लैंड रेवेन्यू भी एम्पायर को मिलने लग गया। मतलब नाउ दीज लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, अब ये सारा लैंड रेवेन्यू भी दिल्ली सुल्तान को मिलने लग गया। और इसके साथ साथ उन्होंने चीफटेन्स को भी फोर्स कर दिया कि अब वो भी टैक्स पे करेंगे। सो नाउ दे वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट टैक्सेस और चीफटेन्स को खुद भी टैक्स पे करना पड़ता था। कैसे मालूम पड़ता था कि टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे कलेक्ट करेंगे? इसके लिए सुल्तान्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जिनको वो हायर करते थे, वो बहुत ही केयरफुली लैंड को मेजर करते थे और उसके अकाउंट्स रखते थे। यहाँ पे सुल्तान्स ने एक स्मार्ट मूव किया और जो पुराने चीफटेन्स थे उनमें से काफियों को इसी काम के लिए हायर कर लिया, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी इस काम का एक्सपीरियंस था ना, वो तो ऑलरेडी टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे, है ना। तो अब वो फिर से टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, लेकिन वो टैक्स अपने पास रखने के बजाय दिल्ली सुल्तान्स को दे देंगे। दिल्ली सुल्तान्स 3 तरह की टैक्सेस कलेक्ट करते थे। द फर्स्ट वन वाज ऑन कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर पे जो टैक्स होता था उसको कहते थे खर्च, और ये ऑलमोस्ट 50% था ऑफ द पेजेंट्स टोटल प्रोड्यूस। तो फार्मर्स जो भी ग्रो कर रहे थे अपने फार्म्स में, उसका 50% उनको टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता था। उसके साथ साथ कैटल्स पे और हाउसेस पे भी टैक्स लगता था। तो ये हो गया इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो इतने बड़े एम्पायर को मैनेज करने में ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी। 2 तरह की प्रॉब्लम्स थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। एज यूजुअल कुछ प्रॉब्लम तो अंदर के लोग कर रहे थे और कुछ प्रॉब्लम जो फॉरेनर्स थे, जो बाहर के लोग थे, उनके किंगडम के बाहर के, वो लोग कर रहे थे। इंटरनल प्रॉब्लम में सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि लार्ज पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट स्टिल रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। मतलब दिल्ली सुल्तान्स का एम्पायर काफी बड़ा तो था, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे और बहुत बड़े बड़े रीजन्स थे जो दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में नहीं आते थे। दे वर स्टिल आउटसाइड देयर कंट्रोल। उस पे दिल्ली सुल्तान्स का कोई कंट्रोल नहीं। तो ये हो गई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि काफी ऐसे एरियाज थे जो उनके कंट्रोल में तो थे, लेकिन वो इतनी दूर दूर थे कि उसको गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि बंगाल, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिल्ली सुल्तान्स टू कंट्रोल द प्रोविंस ऑफ बंगाल। सो इन दोनों प्रॉब्लम्स का इफेक्ट ये हुआ कि दिल्ली सुल्तान्स ने सदर्न इंडिया को भी कॉन्कर किया था, लेकिन जैसे ही उसको कॉन्कर करके वापस आए, वो पूरा रीजन फिर से इंडिपेंडेंट हो गया। वो दिल्ली सुल्तान्स के अंडर से हट गया। सदर्न इंडिया तो वैसे भी इतना दूर है दिल्ली से, तो वहां से वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये तो सदर्न इंडिया की बात हो गई। गैंजेटिक प्लेन जो दिल्ली के आसपास ही है, यहाँ पे भी कई सारे ऐसे फॉरेस्टेड रीजन्स थे जिसपे सल्तनत का कोई कंट्रोल नहीं। वहाँ पे जो लोकल चीफटेन्स थे, जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे, वो ही रूल करते थे। कभी कभी कुछ पावरफुल सुल्तान्स जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक, अगर इन्होंने कोशिश कभी करी इन एरियाज को अपने अंडर में लाने की, तो वो इमीडिएटली कुछ टाइम के अंदर ही फिर से इंडिपेंडेंट हो जाते। सो दीज एफर्ट्स वर फ्यूटाइल। कोई फायदा नहीं होता था, इन एरियाज को वो कंट्रोल में नहीं ला पा रहे थे। ये थी इंटरनल प्रॉब्लम्स। नाउ वी कम टू एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मंगोल लीडर था जिसका नाम था चेंगिस खान। He invaded Transoxiana. Transoxiana is just a fancy name for North East Iran. तो इसका मतलब चेंगिस खान ने नॉर्थ ईस्टर्न ईरान को कॉन्कर कर लिया था अराउंड 1219 में। इसके कुछ टाइम बाद ही चेंगिस खान ने दिल्ली सल्तनत को भी इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था और 2 रूलर्स के राज में स्पेशली मंगोल अटैक्स दिल्ली पे बढ़ गए, अलाउद्दीन खिलजी के रूल में और मोहम्मद तुगलक के रूल में। इन दोनों दिल्ली सुल्तान्स को सबसे ज्यादा मंगोल अटैक्स को फेस करना पड़ा था और इसी वजह से इन दोनों सुल्तान्स को एक बहुत ही बड़ी आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी मंगोल अटैक से डील करने के लिए। और आपको भी मालूम है कि इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करने में इनके बहुत सारे रिसोर्सेज और पैसे लगते थे। इट वाज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करना आसान नहीं था इन रूलर्स के लिए।
नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉक है दैट इज मैनेजिंग इन्वेजन्स। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि मंगोल इन्वेजन्स को इन दोनों सुल्तान्स ने कैसे मैनेज किया था। तो ये बात तो हमें मालूम है कि मंगोल अटैक्स होते थे दिल्ली सल्तनत के एम्पायर पर और ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रूल में बढ़ रहे थे। तो हम इन दोनों सुल्तान्स की स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करते हैं कि दोनों ने कैसे इन मंगोल अटैक से डील किया। पहला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी के रूल में दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस। 2 बार अटैक किया गया था दिल्ली पे 1299-1300 के अराउंड और फिर 1302-1303 के अराउंड। तो इसके रिस्पॉन्स में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही बड़ी आर्मी मेंटेन करी। तो इनकी अप्रोच डिफेंसिव थी कि इनको अटैक किया जा रहा था और इसीलिए एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इन्होंने एक बहुत ही बड़ी आर्मी मेंटेन करी थी। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक का जो रूल था, उनके स्टार्टिंग के इयर्स में उन्होंने मंगोल अटैक्स फेस किए थे, लेकिन उस समय मोहम्मद तुगलक ने मंगोल आर्मी को हरा दिया था। तो उससे मोहम्मद तुगलक को इतना कॉन्फिडेंस मिला कि अब वो अपनी आर्मी और अपने रिसोर्सेज रेज करके ट्रांसऑक्सियाना को अटैक करना चाहते थे, मतलब नॉर्दर्न ईस्टर्न ईरान जो अब मंगोल्स के अंडर में आता है उसको अटैक करना चाहते। इन्होंने भी इसलिए लार्ज आर्मी रेज करी। तो आप देख सकते हो दोनों सुल्तान ने लार्ज आर्मी रेज करी थी, लेकिन दोनों की उसके पीछे की सोच अलग। एक ने डिफेंस मैकेनिज्म के फॉर्म में करी थी अपने आप को और अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मोहम्मद तुगलक ने ऑफेंसिव अप्रोच लिया था कि तुमने हमें अटैक किया तो अब हम आपकी टेरिटरी को भी अटैक करेंगे। सेकंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शंस अगेंस्ट अटैक्स। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि उस समय के जो रूलर्स थे वो बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाते थे, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस बनवाते थे जिससे वो लोग अटैक से बच सके। अगर कभी हमला हो तो वो वहां पे शेल्टर ले सके। तो इसी को फॉलो करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट कराया था जिसका नाम था सिरी, और ये अपने सोल्जर्स के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक ने इसके रिलेशन में जो डिसीजन लिया वो काफी गलत प्रूव हुआ था बिकॉज इट वाज डिजास्ट्रस। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इन्होंने एक नया गैरिसन टाउन नहीं कंस्ट्रक्ट करवाया। आपको मालूम होगा, हम पहले के पार्ट्स में पढ़ चुके हैं कि गैरिसन का मतलब क्या होता है। एक ऐसा टाउन, एक ऐसी सिटी जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं जो बहुत ही फोर्टिफाइड, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक ने ऐसी सिटी, ऐसी एक जगह बनाने के बजाय उन्होंने एक दूसरा अप्रोच लिया। जो आज का दिल्ली है वो उस समय 4 सिटीज को मिला के बनता था। उन 4 सिटीज में से सबसे पुरानी जो सिटी थी दिल्ली पूना, मोहम्मद तुगलक ने वहां के सारे रेसिडेंट्स को वो सिटी खाली करने बोल दी और अपने सोल्जर्स को वहां रुकवा दिया। तो उन्होंने दिल्ली पूना को एक गैरिसन टाउन बना दिया। और रेसिडेंट्स कहाँ गए फिर? उन्होंने अपने दिल्ली पूना के जितने रेसिडेंट्स थे, उनके एम्पायर के लोग थे, उन सबको पैदल साउथ में एक नया कैपिटल बना दिया दौलताबाद, और वहां पे जाने बोला। तो आप इमेजिन करिए कि पूरे शहर के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली पूना में रहते हैं, वहां से, क्योंकि उनके पास तो इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे, दे वर कॉमन पीपल, राइट। तो वो लोग बेचारे पैदल किसी भी तरह ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली पूना नॉर्थ से दौलताबाद इन द साउथ। ये एक बहुत ही पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को काफी ज्यादा लॉस देखना पड़ा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड लाइव्स। थर्ड चीज आती है ऑब्वियसली इन्वेजन मैनेज करने में, टैक्सेस एंड फाइनेंसेस। आप पैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए क्या किया, जो गंगा और यमुना रिवर के बीच का लैंड था वहां पे जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था उस पे उन्होंने 50% का टैक्स लगा दिया, और उस टैक्स से जो भी ग्रेन्स आते थे, जो भी अनाज आता था, उसको यूज किया जाता था सोल्जर्स के खाने के लिए। सो एक तरह से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे वो वैसे भी 50% टैक्स ले ही रहे थे, राइट। तो उन्होंने उतने ही टैक्स को लेके उस पूरे टैक्स को यूज कर लिया अपने सोल्जर्स को फीड करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ फिर से मोहम्मद तुगलक का डिसीजन गलत हो गया। इन्होंने भी वही सेम एरिया से टैक्स कलेक्ट किया अपनी आर्मी को फीड करने के लिए। वो बात तो इन्होंने सेम फॉलो करी, लेकिन इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। इतने सारे सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए ये एडिशनल टैक्सेस लेवी करने लगे, मतलब ये लोगों से, जनता से एक्स्ट्रा टैक्स लेने लग गए। 50% टैक्स वो ऑलरेडी दे रहे हैं, उसके ऊपर से आप एडिशनल टैक्स ले रहे हो। तो आखिर में क्या हुआ, फैमिन हो गया, भूखमरी हो गई, लोगों के पास अनाज खत्म हो गया, और जो कॉमन लोग थे वो सफर करने लग गए। पहले लोगों को मूव करवाया, फिर उनसे एडिशनल टैक्स ले लिया, तो जो कॉमन लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया। फोर्थ पॉइंट आता है पेमेंट्स ऑफ सोल्जर्स। इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन कर रहे हो तो उनको पैसे कैसे दे रहे हो। अलाउद्दीन खिलजी ने चूज किया कि वो अपने सोल्जर्स को इक्ताज नहीं देंगे, मतलब लैंड से पेमेंट नहीं करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे। अच्छा, वो लोग रह कहाँ रहे थे, वो सिरी जो गैरिसन टाउन बनवाया था वहां रह रहे थे। इसका मतलब सोल्जर्स अपनी डेली यूज के लिए जो भी सामान खरीदेंगे वो कहाँ से खरीदेंगे, दिल्ली और उसके आसपास का जो रीजन है वहां पे जो दुकानें हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उन्हीं से खरीदेंगे, है ना। अच्छा, मर्चेंट्स को मालूम है कि ये सोल्जर्स हैं और इनको जरूरत है, तो मर्चेंट्स तो अपने प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, वो अपने दाम ऊपर कर सकते हैं चीजों के। तो उनको कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया,
उन्होंने ऑफिसर्स लगवा दिए जो पूरे रीजन में सर्वे करते थे प्राइजेस की। ये ऑफिसर्स ये ऑब्जर्व करते थे कि कौन से मर्चेंट्स सही दाम पे, प्रिस्क्राइब दाम पे चीजें नहीं बेच रहे हैं सोल्जर्स को, दाम बढ़ा के बेच। जो भी मर्चेंट्स ऐसा करते हुए पाए जाते थे उनको पनिश किया जाता था। तो इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने सोल्जर्स की सैलरीज और ओवरऑल प्राइजेस को अच्छे से मैनेज किया। यहाँ पे फिर से मोहम्मद तुगलक का डिसीजन गलत हो गया। इन्होंने भी अपने सोल्जर्स को कैश में ही पेमेंट किया। ये चीज फिर से कॉमन है, लेकिन प्राइजेस कंट्रोल करने के बजाय इन्होंने एक टोकन करेंसी निकाल दी। जैसे आज के जमाने में हमारी करेंसी क्या होती है, एक पेपर करेंसी होती है। अगर आप कोई नॉर्मल पेपर किसी को दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जब वो पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का है तब वो एक प्रॉपर करेंसी बन जाता है, उसकी वैल्यू हो जाता है ना। तो इन्होंने भी वही चीज करने की कोशिश करी थी। इन्होंने एक टोकन करेंसी निकाली थी जो चीप मेटल से बनता था, क्योंकि पहले के जमाने में तो गोल्ड और सिल्वर की करेंसी चलती थी ना, लेकिन इनकी जो टोकन करेंसी थी वो चीप मेटल से बनाई जाती। और इन्होंने उसको कह दिया कि दिस इज द टोकन करेंसी, आज से आप इसको यूज करें। उस जमाने के जो लोग थे दे वर यूज्ड टू गोल्ड एंड सिल्वर, उनको मालूम था कि ये तो चीप मेटल है यार, गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू है, तो वो इस टोकन करेंसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, उनको इस पे भरोसा नहीं था। तो वो स्मार्ट निकले, उन्होंने सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स अपने पास रख लिए और जितना भी पेमेंट्स करना होता था, जितना भी टैक्स देना होता था और नॉर्मल खरीदने के लिए पेमेंट करना पड़ता था, वो सब वो टोकन करेंसी में करने लगे। तो लोगों के पास गोल्ड और सिल्वर ही रह गया और सुल्तान के पास क्या आ गए, सारे के सारे चीप मेटल्स, सारे की सारी टोकन करेंसी आ गई। इस करेंसी में एक और प्रॉब्लम थी, इसको आराम से काउंटरफेट किया जा सकता था, मतलब इसकी नकली करेंसी आराम से बनाई जा सकती थी। सो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से मोहम्मद तुगलक जो थे वो रैंडम एक्सपेरिमेंटल आइडियाज लगा रहे थे जो बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। एंड लास्ट में हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल अलाउद्दीन खिलजी की सारी जो पॉलिसीज थी वो सब अच्छी थी, वो सक्सेसफुल थी। उनका जो रेन था, उनका जो रूल था, उस समय प्राइसेस चीप थे, मार्केट में सप्लाई ऑफ गुड्स अच्छा था, मतलब चीजों की कमी नहीं हो रही थी, कोई फैमिन भुखमरी नहीं हो रही थी, और उन्होंने अच्छे से मंगोल इन्वेजन्स को हैंडल कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स फेल हो गए थे। उनकी पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल थी, अजीब थी, और वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उनकी जो प्रजा थी, उनके जो सब्जेक्ट्स थे, वो अनहैप्पी थे, वो बिल्कुल खुश नहीं थे अपने रूलर से। बहुत सारी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था, हाई टैक्सेस, रेबेलियंस, रिवोल्ट्स, फैमिन्स, ये सारी प्रॉब्लम्स मोहम्मद तुगलक की रेन में आई। इन्होंने अपनी आर्मी को कश्मीर में भी भेजा था, लेकिन वहां ये हार गए। फिर उसके बाद इन्होंने ट्रांसऑक्सियाना को कॉन्कर करने का अपना जो प्लान था उसको छोड़ दिया और अपनी जो बड़ी सी आर्मी थी उसको डिसबैंड कर दिया, मतलब उस आर्मी को मेंटेन करना बंद कर दिया। इनके रूल की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। लोगों को जो दौलताबाद शिफ्ट किया गया था उससे बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट थी प्रजा में, प्रजा बिल्कुल खुश नहीं थी। टैक्सेस रेज होने की वजह से फैमिन हो गया था, गंगा यमुना जो बेल्ट है वहां पे भुखमरी हो गई थी। इस वजह से प्रजा ने रिवोल्ट कर दिया था, रिबेलियन कर दिया था, और जो इनकी टोकन करेंसी जो इन्होंने लॉन्च करी थी उसको भी इनको वापस बुलाना पड़ा, उसको भी फिनिश करना पड़ा। Now we come to the 8th block, which is the last block, later sultans and decline of the Delhi Sultanate. आपको भी मालूम है 15th और 16th सेंचुरी के अराउंड दिल्ली सल्तनत फिनिश होने लग गया था। तुगलक्स के बाद सैयद्स और लोदीज ने रूल किया था दिल्ली और आगरा पे टिल 1526। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा का पूरा सदर्न इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था और उनके अपने रूलर्स थे जो इन एरियाज को बहुत ही अच्छे से रूल कर रहे थे। ये सारे रीजन्स अब दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं आते। ये वो टाइम भी है जब नए नए रूलर्स इमर्ज हो रहे थे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे, जैसे कि अफगान्स और राजपूत्स। ये वो टाइम भी है जब बहुत सारे ऐसे नए स्टेट्स आए थे जो छोटे थे लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल और बहुत ज्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेड थे, मतलब वहाँ की जो रूलर्स थे वो बहुत ही समझदार और अच्छे रूलर्स। ऐसे ही एक बहुत ही फेमस रूलर है शेर शाह सूरी, या बुक में इनका नाम दिया है शेर शाह सूर। इन्होंने 1540 से 1545 तक ही रूल किया। तो आप देख सकते हो सिर्फ 5 इयर्स रूल किया था। इन 5 इयर्स में इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा अच्छा था कि ही बिकेम अ लेजेंड इन हिस्ट्री। इनका करियर शुरू कैसे हुआ? ही स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। शेर शाह सूरी बिहार के एक छोटे से रीजन के मैनेजर थे, लेकिन ये इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थे कि इन्होंने मुगल एम्परर हुमायूं को चैलेंज किया और डिफीट कर दिया। उसके बाद तो इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया और अपनी डायनास्टी स्टैब्लिश कर दी। जो सूरी डायनास्टी थी, इन्होंने ओवरऑल सिर्फ 15 इयर्स तक रूल किया। फ्रॉम 1540 टू 1555 वाज द रूल ऑफ द सूरी डायनास्टी, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्सीलेंट। इनके एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एलिमेंट्स जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी से मैच करते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा एफिशिएंट और उससे भी ज्यादा बेटर थे। इनफैक्ट जो बाद में मुगल एम्परर बने थे अकबर, उन्होंने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल जो है वो शेरशाह सूरी का फॉलो किया।
इसी टाइम के अराउंड हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो ये सब हो रहा था, लेकिन ड्यूरिंग द सेम पीरियड बाहर की कंट्रीज में कुछ और हो रहा था। बुक में दिया है 3 ऑर्डर्स के बारे में। ये 3 ऑर्डर्स कहाँ थे, कब थे और क्या थे, ये समझ लेते। सबसे पहले वेयर दिस आइडिया वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस। तो 3 ऑर्डर्स का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में। सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन? इन द अर्ली 11th सेंचुरी। वेरी इजी। और थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? 3 ऑर्डर्स होता क्या है? 3 ऑर्डर्स का मतलब है कि इन्होंने सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड 3 ऑर्डर्स। अब ये 3 क्लासेस क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली यही है। पहला क्लास है दोज हु प्रेड, वो लोग जो प्रे करते हैं। दूसरा क्लास है दोज हु फॉट, वो लोग जो लड़ाई करते हैं। और तीसरा क्लास है दोज हु टिल द लैंड, मतलब वो जो एग्रीकल्चर करते हैं। तो एक तरह से हमारे यहाँ जैसे हमने प्रोफेशनल बेसिस के हिसाब से कास्ट में डिवाइड किया था, तो ये भी वहाँ पे एक तरह का डिवीजन था। सबसे ऊपर वो थे जो प्रे करते थे, उसके बाद वो थे जो लड़ाई करते थे, और लास्ट में वो थे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। इसको कहा जाता है 3 ऑर्डर्स। ये जो डिवीजन था सोसाइटी का, इसको चर्च ने सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि इससे चर्च का जो डोमिनेंट रोल था सोसाइटी में, वो फिर से रीअफर्म हो जा रहा था। क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है? दोज हु प्रेड, मतलब वो जो पूजा करते थे। और इस वजह से चर्च का जो डोमिनेंट रोल है सोसाइटी में, वो कंसोलिडेट हो गया, वो रीअफर्म हो गया, एंड दैट इज व्हाई चर्च सपोर्टेड द 3 ऑर्डर्स। फिर इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसकी वजह से, ये 3 ऑर्डर्स की डिवीजन की वजह से एक नए वॉरियर ग्रुप का जन्म हुआ, जिसको कहा जाता है नाइट्स। इसकी स्पेलिंग होती है KNIGHTS। इसमें K साइलेंट होता है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है नाइट्स। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस वॉरियर ग्रुप है। और अब आप याद रखिएगा कि इसका इमर्जेंस क्यों हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द 3 ऑर्डर्स। जो चर्च है वो नाइट्स को सपोर्ट करते थे और इनको यूज करते थे टू प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। इससे आइडिया ये था कि अगर वो वॉरियर्स को आपस में लड़ाई करने से रोक देंगे और उनको कहीं और भेज देंगे लड़ाई करने के लिए, तो उनकी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगी। तो इसीलिए दे अटेम्प्टेड टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड सेंड देम ऑन अ कैंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम्स हु हैड कैप्चर्ड जेरूसलम सिटी। इसके बाद हुए क्रूसेड्स। क्रूसेड्स रिलीजियस वॉर्स को कहा जाता है, जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में लड़े गए थे फॉर द सिटी ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम जो सिटी है वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको कैप्चर करने के लिए रिलीजियस वॉर्स फाइट किए गए थे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में, जिसको कहा जाता है क्रूसेड्स। क्योंकि नाइट्स ने क्रूसेड्स लड़े थे, तो पहले उनको नोबल्स की कैटेगरी में नहीं डाला जाता था। बट बाय द एंड ऑफ द 11th सेंचुरी इन फ्रांस और उसके अराउंड 100 इयर्स बाद इन जर्मनी, लोग भूल गए कि ये जो वॉरियर्स थे उनके हम्बल ओरिजिन्स थे, ये कोई बड़ी फैमिली से नहीं आते थे, दे वर नॉट एरिस्टोक्रेट्स, और उनका एक बहुत ही हाई स्टेटस बन गया। सो एक नाइट होना प्राइड की बात। और जो नोबल्स थे, पहले तो नाइट्स को नोबल्स नहीं माना जाता था, अब जो नोबल्स थे वो भी चाहते थे कि उनको नोबल्स ना बुलाया जाए, नाइट्स बुलाया जाए। नोबल्स मतलब एरिस्टोक्रेट्स, जो हाई सोसाइटी, हाई क्लास लोग थे उस जमाने के, उनको नोबल्स कहा जाता था, जो हाई पोजीशंस होल्ड करते थे किंग के कोर्ट। तो अब नोबल्स भी चाहते थे कि उनको नोबल्स ना बुलाया जाए, नाइट्स बुलाया जाए। ये स्टेटस हो गया था नाइट्स का। और इसी के साथ हमने चैप्टर 3 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है विद एवरी सिंगल डिटेल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और हमारा हार्डवर्क पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम ये फर्मली मानते हैं कि आप जो सोसाइटी में देते हैं आपको वही वापस मिलता है। अगर आप अप्रिसिएशन सोसाइटी में देंगे किसी ऐसी चीज के लिए जो आपको पसंद आ रही है, तो आपको अप्रिसिएशन वापस जरूर मिलेगा आपके काम। I'll see you guys next time with the next chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.